नॉट से 10 एस्पिरेंट्स, अगर तुम फार्मा को इजी स्कोरिंग समझ रहे हो तो शायद इस रेस से ऑलरेडी बाहर हो तुम, क्योंकि इस बार फार्मा में इतने अपडेट्स आए हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और शौक की बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका पता भी नहीं। सोचो एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और फिर तुम्हें पता लगता है कि इतने सारे टॉपिक तो तुमने कवर ही नहीं किए, आधा पेपर ही निकल गया। पूरा टाइम कब निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही होने वाला है अगर तुमने ये वीडियो स्किप की। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट अपडेट्स देने वाला हूं जो तुम्हें टॉपर बनाएंगे, अदरवाइज ये अटेम्प्ट भी तुम वेस्ट करने वाले। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो हम इस फार्मा से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उन सबको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वारफेरिन के मैनेजमेंट से। हम यहाँ पर प्रीवियस गाइडलाइन और नई गाइडलाइन दोनों की बातें करेंगे। हम जानते हैं कि जब वारफेरिन थेरेपी चलती है उस दौरान पीटी आईएनआर को मेजर किया जाता है। अगर आपको पीटी आईएनआर बढ़ा हुआ देखने को मिले, और बढ़े हुए में हम कह रहे हैं 4.5 to 10 है, तो यहाँ पर आप पहले कहते थे कि अगर ऐसा होगा तो वो ओरल विटामिन के देंगे, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि ओरल विटामिन के देने की जरूरत नहीं है। इस समय पर आप क्या कर देंगे, इस समय पर आप इस वारफेरिन को विदहोल्ड कर देंगे। गॉट इट। जब बात की जाए कि आईएनआर 10 से ज्यादा हो गया है तो पहले आईवी रूट से विटामिन के देते थे, लेकिन अब अगर आईएनआर 10 से ज्यादा है तो आईवी रूट की जरूरत नहीं है, यहां पर ओरल विटामिन के दिया जा सकता है। और जब हम बात यहां पर करते हैं कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर उस कंडीशन में पहले क्या देते थे, पहले यहां पर आईवी या सबक्यूटेनियस रूट से विटामिन के साथ में एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और पीसीसी। लेकिन इस कंडीशन में अब न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आईवी विटामिन के प्लस पीसीसी देंगे। याद रखेंगे, ये वारफेरिन से रिलेटेड अपडेट है बच्चों। वारफेरिन मैनेजमेंट की बात करें, आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम पीडियाट्रिक के सीजर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि जब हम बच्चे की बात करते हैं और बच्चे के अंदर आप बोलेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस, तो पहले आप यहां पर पढ़ा करते थे बच्चों डाइजेपाम के बारे में कि आईवी रूट से डाइजेपाम और लोराजेपाम दे देंगे, पढ़ते थे। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे को सीजर आते हैं उस समय पर आईवी कैनुलेशन बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अब न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहां पर इंट्रानेजल मिडाजोलम दिया जाता है। क्या दे देंगे, इंट्रानेजल मिडाजोलम। गॉट इट बच्चों। और जो पेरेंट्स हैं उस पेरेंट्स को सलाह भी दी जाएगी कि जो स्प्रे है उसको हमेशा घर पर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात करते हैं मलेरिया की, कि मलेरिया के मैनेजमेंट को आप किस तरह से देखेंगे। कि हम जब पहले पढ़ा करते थे, देखो प्रेगनेंसी में बात कर रहे हैं, मैं स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात आपसे करूंगा और इसमें भी मैं बात करूंगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की, कि अगर हम प्रीवियस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वहां पर क्विनिन प्लस क्लिंडामाइसिन काम में लिया जाता था। गॉट इट। लेकिन न्यू गाइडलाइन WHO ने रिकमेंड किया था इन अगस्त 2025, मतलब कि एक रिसेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहां पर आप क्या काम में लेंगे, तो आप कह देंगे आर्टिमीथर प्लस ल्यूमीफेंट्रिन काम में लिया जाता फॉर 3 days, फॉर 3 days। याद रखेंगे। हालांकि बेटा इस बात में आप ये भी याद रखें कि इंडिया के अंदर स्टिल वही ओल्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्विनिन एंड क्लिंडामाइसिन ही काम में लिया जा रहा है, जहां पर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2015 के अंदर 2015 में क्विनिन और क्लिंडामाइसिन के लिए कहा गया था स्टिल दे आर फॉलोइंग द प्रीवियस गाइडलाइंस इन इंडिया। और अगर हम कोई और कैटेगरी की बात करते हैं, मतलब और स्पीसीज की बात करते हैं,
तो अदर स्पीसीज के अंदर आप क्लोरोक्विन को काम में लेने वाले। गॉट इट? क्या ये अपडेट भी आप याद रखेंगे? चलिए थोड़ा और बात करते हैं। और टीवी के न्यू रेजिमेन की बात बार बार की जा रही, और जब हम टीवी के न्यू रेजिमेन की बात कर रहे हैं तो देखिए, ओल्ड रेजिमेन की अकॉर्डिंग 6 मंथ्स आप दिया करते थे ट्रीटमेंट, और न्यू रेजिमेन की अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा? 4 मंथ्स। जब आप 6 मंथ्स की बात करते थे तो आप क्या कह रहे थे कि यहां पर आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड एथेम्ब्यूटेल को काम में लेते थे फॉर 2 मंथ्स। और जब आप बात कर रहे हैं 4 मंथ्स की तो आप आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन को काम में लेते हैं। लेकिन अभी न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या हो गया है कि 2 महीने तो आप HPMZ और उसके बाद के 2 महीने आप HPM देंगे। डिफरेंस सुनिएगा, यहां पर आप आइसोनियाजिड, रिफापेंटिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन और पायराजिनामाइड देते। याद रहेगा आपको ये सब? तो यहां पर अब आपने क्या देखा? आपने देखा बेटा कि पहले रिफाम्पिसिन काम में लेते थे, अभी रिफापेंटिन। पहले मॉक्सीफ्लोक्सासिन को यूज नहीं किया जाता था, अब ऐड कर दिया। पहले एथेम्ब्यूटोल था और अब इस एथेम्ब्यूटोल को रिमूव कर दिया गया है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं इस टीवी के न्यू रेजिमेन अपडेट में, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, पहले 6 मंथ्स अभी 4 मंथ्स, पहले रिफाम्पिसिन अभी रिफापेंटिन, पहले मॉक्सीफ्लोक्सासिन नहीं था अभी है, पहले एथेम्ब्यूटोल था अभी नहीं है, पहले 6 मंथ्स था 4 मंथ है। तो आप ये कह सकते हैं कि बेटर कंप्लायंस के लिए शॉर्टर थेरेपी दी जा रही। और यही बात अगर मैं बात करता हूं आपसे MDR की, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की, जब 2 या 2 से ज्यादा ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाए, समझ रहे, जिसमें आप आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन की बात ज्यादा किया करते थे। अब यहां पर ओल्ड रेजिमेन के अकॉर्डिंग 18 to 24 मंथ देते थे, अभी 6 मंथ्स देते हैं। पहले इंजेक्टेबल और ओरल दोनों देते थे और अभी केवल ओरल देने। यहां पर पहले अगर हम बात करेंगे तो जो ये प्रेटोमेनिड है ये यूज नहीं किया जाता था, अब ऐड कर दिया। अभी कंप्लायंस बेटर हुआ है और सक्सेस रेट भी बढ़ी है। जहां पर आप इस शब्द को याद रखेंगे, बी पाम। बी पाम क्या है? बी का मतलब है बच्चों वेडाक्विलिन, पा का मतलब अभी अभी हमने बोला प्रेटोमेनिड, एल का मतलब लिनेजोलिड और एम का मतलब मॉक्सीफ्लोक्सासिन से है। तो यहां पर बी पाम इज द न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह पर आप पढ़ भी शायद इसको रहे हों, तो आपको हर एक बात इससे पता होनी चाहिए। देखो इसमें ना टीबी के लिए जब आप स्क्रीनिंग रेजिमेन की बात, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हो ना, तो मैं थोड़ा सा एडिशनल भी इधर उधर भटक लेता हूं थोड़ा सा। देखो अगर आपसे अर्लीस्ट पूछा जाए ना, डायरेक्ट पूछा जाए, नॉर्मल बोल दिया जाए, उस समय पर आप स्पुटम स्मीयर की तरफ चले जाइएगा, ठीक है। इसके बाद में आप सीवी नैट की तरफ जाएंगे, और ये सीवी नैट जो है वो आइडेंटिफाई करता है या फिर मदद करता है किस कंडीशन में? रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी की कंडीशन में इसको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। समझ में आई बात? लेकिन अगर टीबी विद HIV पॉजिटिव है, या आप एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की बात कर लो,
इन सभी कंडीशंस में आप प्राइमरीली सीवी नाट की तरफ चले जाइएगा, फिर आप स्पुटम की तरफ नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? तो यहां पर आपको कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर एचआईवी डायरेक्ट हम बोले और एचआईवी के अंदर आपसे बोला जाए ना, तो एचआईवी के लिए आप स्क्रीनिंग टेस्ट में एलिजा टेस्ट की तरफ चले जाइएगा। कंफर्मेटिव आप कह देना वेस्टर्न ब्लॉट। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन करते चलिए, समझते चलिए, याद करते चलिए। एक बात ऑनेस्टली बोलूं, इन अपडेट्स को जानने से सिलेक्शन नहीं होता, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। और यहीं पे मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें ये तो पता होता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि एग्जाम में इनको अप्लाई कैसे करना है। इसीलिए अगर तुम सीरियसली नॉर्सेट 10 को टारगेट कर रहे हो, तो एक बार एनप्रेप की टेस्ट सीरीज ट्राई जरूर करना। यहां तुम्हें मिलता है रियल एग्जाम लेवल पैटर्न, लेटेस्ट सभी सब्जेक्ट्स के अपडेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्ड एनालिसिस, जिससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कहां गलत हो। क्योंकि लास्ट में सिलेक्शन उनका होता है जो सिर्फ पढ़ते नहीं है, बल्कि टेस्ट देके इंप्रूव करते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं हाइपर टेंशन की। घर में हम देखते हैं, आसपास हम देखते हैं कि ये बीपी कितनी बड़ी दिक्कत है। इसमें भी कुछ चेंजेस आ गए हैं बेटा जी, इसकी डेफिनेशन में ही चेंजेस आ गए। पहले हम क्या कहते थे कि 120/80 इज द नॉर्मल बीपी। सर अभी भी यही तो है। ना 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 ना, चेंज हो गया। अभी आप लगभग नॉर्मल मानिएगा 115/75। ये क्या कह दे रहे हो? सही कह रहा हूं। क्या चेंज हुआ? अरे अब जो 120 और 80 इसको ना एलिवेटेड के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज या सबसे ज्यादा जो मॉर्टेलिटी है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से हो रही है। उसके बाद कैंसर इसके लिए कारण होता है। और इसके लिए, और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वहां पर जो नींव रखी जाती है, बेसिक पोर्शन क्या है? हाइपरटेंशन। लोगों में अवेयरनेस कब आती है? जब डॉक्टर कह देता है कि बीपी हो गया, बीपी की दवाई खानी पड़ेगी, तब जाके अंदर लगता है कि अरे कुछ कुछ हुआ है। और अब जब ये गाइडलाइन चेंज हो गई, कम पे ही कहना लग जाएगा डॉक्टर की बीपी है भैया, तब उसको क्या फीलिंग आएगी कि अब करना पड़ेगा मैनेजमेंट, अब ध्यान रखना पड़ेगा, अब मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अब थोड़ा घूमना पड़ेगा, अब हल्का खाना पड़ेगा। होता है ऐसा, इसलिए ये किया है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जब नॉर्मल के लिए आपको बोला जाए तो आप क्या कह देना? सिस्टोलिक लेस देन 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80। यहां पर हेल्दी लाइफस्टाइल की सलाह दी जाएगी। 120 to 129 अगर सिस्टोलिक होगा, डायस्टोलिक 80 तो एलिवेटेड होगा। यहां पर भी लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए आप कह देंगे। और अगर स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं कि 130 to 139 सिस्टोलिक है, 80 to 89 डायस्टोलिक है, तो ये स्टेज फर्स्ट के अंदर आएगा, जहां पर लाइफस्टाइल को पहले चेंज करोगे, मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 140/90 से ज्यादा है तो स्टेज सेकंड, जहां पर आप क्या स्टार्ट कर देंगे? मेडिकेशन। और जब 180/120 से ज्यादा है तो अर्जेंट जरूरत पड़ जाएगी। यहां पर अर्जेंट का मतलब ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, इमरजेंट का मतलब ऑर्गन डैमेज हो गया, है ना। हाइपरटेंशन की एक डिटेल्ड क्लास मैंने ली हुई है, जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है एनप्रेप चैनल पे जाइएगा और जाके हाइपरटेंशन विद अमन सर ऐसा कुछ सर्च करेंगे तो क्लास आ जाएगी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। न्यू अपडेटेड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है। इसमें आप क्या देखेंगे कि यूनिवर्सल टारगेट क्या है कि बीपी कम हो जाए, 130/80 से कम हो जाए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जहां पर डैश डाइट का आप यूज करेंगे, नमक कम लें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दें। अर्ली कॉम्बो पिल्स यहां पर यूज की जा सकती है। आप क्या करेंगे? आप यहां पर द प्रिवेंट रिस्क टूल्स को रिप्लेस कर देंगे। और इसके अलावा अरे बीपी को यहां पर चेक किया जाएगा, बीपी को यहां पर कम किया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट यहां प्रेगनेंसी से रिलेटेड बोल दिया गया है, इसको अभी होल्ड कीजिएगा, आगे बताता हूं।
क्योंकि यहां पर ये जो दवाइयां लिखी हुई हैं इसमें भी कुछ अपडेट है, बताएंगे, सब्र रखिए। देखो क्या बोला आपको, तो ये समझ में आ गया होगा। नॉर्मल 120/80 से कम, 120 to 129 और 80 ये एलिवेटेड को बताएगा, 130 to 139 एंड 80 to 89 ये स्टेज 1, 140/90 से ज्यादा स्टेज सेकेंड, 180/120 से ज्यादा सीवियर, और 180/120 से बहुत ज्यादा, जहां पर ऑर्गन डैमेज भी मेंशन कर दो आप। ठीक है, तो ये किसको बताएगा? इमरजेंट कंडीशन को बताएगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अच्छा, इसमें ना एक ये ड्रग्स भी याद रख लेना। जब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की बात करते हैं ना, तो यहां पर आप क्या कह दोगे कि हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी होगा तो नाइट्रोप्रोसाइड देंगे, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की कंडीशन में लेवेटोलॉल और निकार्डिपिन, स्ट्रोक की कंडीशन में निकार्डिपिन, एड्रिनर्जिक क्राइसिस की कंडीशन में फेंटोलेमाइन और नाइट्रोप्रोसाइड, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर पोस्ट ऑफ हाइपरटेंशन एमआई, अनस्टेबल एंजाइना, यहां पर नाइट्रोग्लिसरीन काम में लेंगे, और आयोटिक डाइसेक्शन के अंदर नाइट्रोप्रोसाइड और एस्मोलॉल की बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ गलत सलत लिखा हुआ होता है, तो हमें तो गलत पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद में जब मैं जो प्रेगनेंसी की बात आपसे कर रहा था वो भी सुन लीजिए। पहले क्या था बेटा कि हम लेवेटोलॉल आईवी रूट से देते थे, निफेडिपिन ओरल, और हाइड्रोलेजिन आईवी रूट से। एक्चुअल में क्या होता है, जब सीवियर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी होता है तो बीपी को रैपिडली कंट्रोल करने के लिए ये 3 ड्रग काम में ली जाती थी। लेकिन अभी क्या कर दिया, 2026 की अपडेट है, जहां पर निकार्डिपिन को जोड़ दिया गया है कि यहां पर 1.5 mg पर आवर की अकॉर्डिंग आईवी इंफ्यूजन से निकार्डिपिन देंगे, जो कि एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो अब न्यू गाइडलाइन की अकॉर्डिंग जब आपसे पूछा जाता है सीवियर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, तो आपको क्या कहना है? लेवेटोलॉल आईवी, ओरल निफेडिपिन, हाइड्रोलेजिन आईवी, और साथ में आप क्या कह देंगे? निकार्डिपिन। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, और बढ़े और सीखें और समझें कि जब आपसे ईसीटी एनेस्थीसिया की बात की जाए तो तुरंत से दिमाग में आता है सोडियम थायोपेंटेन देंगे। सर इसमें क्या दिक्कत है? गलत है ये। जैसे ही तुमने कहा सोडियम थायोपेंटेन, एग्जामिनर कहेगा ये आई ना मुर्गी, अब मैं इसको दूंगा -3 और एग्जामिनर के मन में लड्डू फूट जाते, क्योंकि ये गलत है, गलत है, गलत है। अरे अगर आप लोगों से गोल्ड स्टैंडर्ड ईसीटी एनेस्थीसिया के बारे में पूछा जाए तो आप कहिएगा मेथोहेक्सिटेल। लेकिन होता क्या है, ये मेथोहेक्सिटेल क्या है, एक तो एक्सपेंसिव है और हर जगह पर नहीं मिल पाती, तो फिर आप कह दोगे कि मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो होता है प्रोपोफॉल, मिल्की अपीयरेंस होती है। और अगर ये सीजर्स प्रोलॉन्ग्ड होते हैं तो आप एटोमिडेट काम में लेंगे, गॉट इट। और मसल रिलैक्सेंट के लिए तो सक्शनाइल कोलिन को ही काम में लेते, याद रहेगा। अच्छा, जब ये सक्शनाइल कोलिन मसल रिलैक्सेंट हम बात कर रहे हैं तो एक बात और मैं आपसे बता दूं कि पहले क्या होता था, प्री एनेस्थेटिक जब सिक्रीशंस को कम करने की बात आती थी तो एट्रोपिन को काम में लेते थे। कि अगर पहले की हम बात करें और पहले आपसे कहे कि प्री एनेस्थेटिक क्या दिया जा रहा है, सिक्रीशंस को कम किया जा रहा है, तो पहले एट्रोपिन को काम में लिया जाता था। लेकिन अब अगर हम कहेंगे तो ग्लाइकोपाइरोलेट को काम में लेते। ठीक है, अब एट्रोपिन काम में नहीं लेते, याद रहे। इसके बाद में आप सभी लोग जानते हैं
कि टीवी और एचआईवी का एक साथ संगम देखा जाता है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन नाम सुना है? तो हम यहां पर बात करते हैं एचआईवी और टीवी को इन्फेक्शन की, तो हम यहां पर क्या कहते हैं, टीवी ट्रीटमेंट पहले दिया जाएगा, उसके बाद में एचआईवी का ट्रीटमेंट करेंगे। और एचआईवी ट्रीटमेंट के लिए टीएलडी रेजिमेन को काम में लेंगे। टी का मतलब है टेनोफोविर, एल का मतलब है लेमीब्यूडिन, और सॉरी डी है ना, ये डी का मतलब है डोल्यूटग्रेविर। अब यहां पर बात ये है कि ये जो डोल्यूटग्रेविर है ना, अपडेट ये है कि अगर अब हम बात करें तो अपडेट ये है इसकी डोज डबल कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो रिफाम्पिसिन है ना, ये कहीं ना कहीं जो इसके लिए एंजाइम इंड्यूसर की तरह काम करता है, इसीलिए इसके इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए यहां पर डोल्यूटग्रेविर की डोज डबल कर दी जाएगी। हम बात कर रहे हैं एचआईवी टीवी को इन्फेक्शन प्रोटोकॉल की। इसके अलावा अगर मेडिकेशन डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी की बात करें, पहले क्या होता था, अरे तुमने भी तो सुना होगा जब बहुत गंदी रिटर्न में कुछ लिख देते थे तो कि डॉक्टर बन रहा है क्या, ना कि डॉक्टर की जो रिटर्न है वो किसी को समझ नहीं आती थी। बहुत बार तो शायद फार्मासिस्ट को भी समझ में नहीं आती थी, और जो उसको लगता था उस आधार पर वो दवाइयां दे देता था, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, जिससे एरर के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी यहां पर बार कोडिंग मेथड काम में ले लिया गया। हालांकि डॉक्टर्स को बोला जाता है कि कैपिटल लेटर में लिखें जिससे कंफ्यूजन ना हो, लेकिन स्टिल वो रिटर्न तो है ही, तो एरर के चांसेस ज्यादा है, इसलिए बार कोडिंग मेथड यहां पर काम में लिया जाता है, बार कोडिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। इसके अलावा यहां ये अपडेट नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं दो तीन चीजें उनकी बात भी आपसे साथ में कर लेता हूं कि अगर हम ओवरऑल ग्लूकोमा की बात करते हैं तो यहां पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है टिमोलॉल। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस इज टिमोलॉल। ओपन एंगल के लिए लेटनोप्रोस्ट, क्लोज एंगल के लिए अगर क्रॉनिक है तो एसिटाजोलामाइड, और अगर एक्यूट है तो फिर मैनिटोल। ओवरऑल कहना है तो एसिटाजोलामाइड कह दीजिए। ठीक है, कि अगर हम यहां पर क्रॉनिक की बात करें तो एसिटाजोलामाइड पढ़ेंगे। बहुत जगह बच्चे ना पिलोकार्पिन पढ़ लिया करते हैं, और वो सब मिस्टेक नहीं चाहिए, इसीलिए मेंशन कर दिया गया है। ग्लूकोमा टिमोलॉल, ओपन एंगल लेटनोप्रोस्ट, क्लोज एंगल में भी क्रॉनिक के लिए एसिटाजोलामाइड और एक्यूट के लिए मैनिटोल। इसके अलावा बच्चे ना परेशान होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल को काम में लेते हैं, और सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की जब बात करते हैं तो ये अपडेटेड है बच्चों, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल की बात करते हैं। तो आप यहां पर दोनों ही काम में ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे जो कार्बिमाजोल को पहले प्रायोरिटाइज करते थे, अब सॉरी मेथिमाजोल को जो प्रायोरिटाइज करते थे, अभी कार्बिमाजोल को कीजिएगा। तो ये आप यहां पर याद रखेंगे जब हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। अब मैं कुछ एक दो बातें और बता के फिर क्लास को खत्म करता हूं। हाँ जी, देखना कुछ ड्रग्स की बात हम यहां पर कर लेते हैं कि कुछ डिजीज कंडीशन में मैं आपको प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं प्रेगनेंसी, कि जैसे कंडीशन है एपिलेप्सी, कंडीशन है बाइपोलर डिसऑर्डर, चलो एक एक की बात कर लेते हैं।
एपिलेप्सी की बात करें और ड्रग ऑफ चॉइस अगर हम कहेंगे इन प्रेगनेंसी, तो आप कहिएगा लवेरा, कि आप यहां पर लेवेटिरासेटम को काम में लेते हैं, प्रायोरिटाइज इसको करेंगे। इसके अलावा आप लेमोट्रिजीन को काम में ले सकते और वालप्रोएट नहीं देना है, याद रखेंगे। जब हम बात करते हैं आप लोगों से बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो आप एंटीसाइकोटिक की बात कर लेंगे, जिसमें आप क्लोजापाम, ओलेंजापाइन ये यहां पर देंगे, और वालप्रोएट इस कंडीशन में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। अगर एक दो कंडीशंस की और बात करने की कोशिश करें तो आप हाइपरटेंशन की बात कर लेना। आप कह दोगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, तो बेटा जी लेवेटोलॉल जो है इसको आप ड्रग ऑफ चॉइस कह दीजिएगा, और एसीई इनहिबिटर नहीं देते। इसके अलावा अगर हाइपरथायरॉयडिज्म, ये मैं बता चुका हूं। अगर मैं आप लोगों से एंटी कोएगुलेंट की बात करूं, तो आप कह देना हेपेरिन दे देंगे और वॉरफेरिन नहीं देंगे। आपसे अगर मैं बात करता हूं पोस्टपार्टम पीरियड की, तब भी हेपेरिन को ही काम में लिया जाता है, क्योंकि क्विनिन जो वॉरफेरिन है ये लेट अपना इफेक्ट शो करता है, 5 दिन तक लगा देता है। इस तरह से एक दो बातें आप ये सुन लो, और एक लास्ट और बता देता हूं शॉक के बारे में। अगर मैं कहूं आपसे सेप्टिक शॉक के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, अगर मैं आप लोगों से कहूं न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, अगर मैं आप लोगों से कहूं कार्डियोजेनिक शॉक, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं विद हाइपोटेंशन, तो इन तीनों ही कंडीशन में आप नॉर एपिनेफ्रिन की तरफ जाइएगा। और अगर आपसे कह दिया जाए कि कार्डियोजेनिक शॉक तो है लेकिन हाइपोटेंशन नहीं है, विदाउट हाइपोटेंशन अगर हम कहेंगे, तो बोल दीजिएगा डोब्यूटामाइन। क्या कह दोगे? डोब्यूटामाइन। अगर बोल दिया जाए कार्डियोजेनिक शॉक विद ओलिगयूरिया, आप एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन रिलेट कर पाएंगे, डोपामाइन यहां पर दिया जाता है। अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात करते हैं तो आप यहां एपिनेफ्रिन देंगे। अगर कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं तो आप यहां एपिनेफ्रिन देंगे। और आप कह रहे हैं कि इनसे असर नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंट शॉक है, तो फिर आप वेजोप्रेसिन ऐड कर देंगे। कर देंगे। तो ये थे कुछ अपडेट्स जो कि फार्मा के अंदर आए। इनको पढ़िएगा अच्छे से, इनको समझिएगा अच्छे से। लास्ट टाइम पर जो रिवीजन करने वाली बातें हैं उनमें ये सब जरूरी होता है, क्योंकि ये वही हैं जहां से एग्जामिनर को मजा आता है। तो ये थे फार्मेकोलॉजी के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हम आपको बता सकते थे, हमने बताए। आपको इनसे मदद मिलेगी, पढ़िएगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मैंने पीडियाट्रिक्स के सारे अपडेट्स कवर कर लिए और एमएसएन के सारे अपडेट्स एक वीडियो में पूजा मैम ने कवर कर लिए। ये दोनों ही वीडियोस आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी, तो जल्दी से क्लिक करके और सारे अपडेट्स को देखो। साथ ही इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस बार नॉर्सेट 10 देने वाले हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन सारी अपडेट्स से पीछे ना रह जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां सिर्फ कंटेंट नहीं मिलता, कलेक्शन के लिए गाइडेंस मिलती है।